एपिसोड 27। पूरी रात करवटें बदलने के बाद लिन हुआन हुआन बेहद थक गई थी। वह थकान महसूस करते हुए बिस्तर पर लेटी रही। श्वांग यू ने इस बार अपना सबक सीख लिया था। उसने पानी उबालने और उसके शरीर को धोने में मदद करने की पहल की। फिर वह बेशर्मी से उसके सामने झुक गया और धीरे से उसके पेट पर हाथ फेरा। उसकी गहरी हरी आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। जल्द ही हमारे पास भेड़िए के बच्चे होंगे। लिन हुआन हुआन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे अनदेखा कर दिया। यह आदमी बहुत ज्यादा था। उसने पहले ही कहा था कि वह गर्भवती नहीं होना चाहती थी, लेकिन वह अभी भी जिद करके उसके अंदर ही वीर्यपात कर रहा था। उसने उस स्थान को अपनी भेड़िए की पूंछ से भी अवरुद्ध कर दिया ताकि वीर्य बाहर न निकल सके। अगर वह इतनी थकी नहीं होती कि हिल भी नहीं पाती, तो वह इस कमीने को बिस्तर से बाहर निकाल देती। श्वांग यून विशेष रूप से अच्छे मूड में था। यहाँ तक कि जब उसने बाइडी को देखा तो उसकी सामान्य ठंडी अभिव्यक्ति गायब हो गई। वह पहली बार खुशी से मुस्कुराया। दुर्भाग्य से उनके शब्द अभी भी अच्छे नहीं लगे। हुआन हुआन जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है, फिलहाल उसके साथ मेल जोल न रखें। बाइडी ने भौहें सिकोड़ ली। हुआन हुआन गर्भवती है? अभी नहीं, लेकिन वह जल्द ही आ जाएगी। बाइडी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या तुमने उसके साथ जानवर के रूप में संभोग किया? श्वांग यू ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और गर्व से मुस्कुराया। ये सही है। बाइडी की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने श्वांग यून को एक तरफ धकेल दिया और घर में घुस गया। लिन हुआन हुआन बिस्तर पर आराम कर रही थी। जब उसने बाइडी को देखा तो वह जल्दी से उठ बैठी और जानवरों की खाल को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। हालांकि वह और श्वांग यून अब कानूनी रूप से शादीशुदा थे, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि बाइडी उसे इस तरह देखे। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पति ने उसे बिस्तर में पकड़ लिया हो। अपने चारों ओर छिपी हुई खाल के बावजूद बाइडी उसकी गर्दन और कंधों पर हिक्कियों को देख सकती थी। चुंबन से उसके होंठ सूज गए थे। ये सब दर्शाता है कि कल रात वे कितने तीव्र थे। बाइडी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह वास्तव में उस कमीने श्वांग यून को मारना चाहता था। संविदात्मक अंगूठी के अस्तित्व के कारण लिन हुआन हुआन ने तीव्रता से महसूस किया कि बाइडी बुरे मूड में थी। यह एक ठंडा एहसास था जो उस सौम्यता और विचारशीलता के बिल्कुल विपरीत था जो वह आमतौर पर उसे दिखाता था। लिन हुआन हुआन पहले से ही दोषी था। अब वह डर गई थी। उसने अपने शरीर पर जानवर की खाल पकड़ ली और वापस सिकुड़ गई। बाइडी ने उसके छोटे से इशारे पर गौर किया और उसका दिल पसीज गया। वह आगे बढ़ा और कंबल सहित लिन हुआन हुआन को गले लगा लिया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सचमुच उसके बच्चों को जन्म देने वाली हो? लिन हुआन हुआन ने तुरंत कहा, नहीं, मैं। श्वांग यून अचानक अंदर आई और उसे रोक दिया। बेशक, हुआन हुआन मेरे बच्चों को जन्म देगी। यदि आप भी बच्चे चाहते हैं तो आज्ञाकारी ढंग से लाइन में लगिए। वैसे भी पहला कूड़ा निश्चित रूप से मेरा ही होगा। बाइडी ने उसे ठंडी नजर से देखा। हुआन हुआन बिल्कुल भी आपके बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। तुमने कल रात उसके साथ जबरदस्ती की। श्वांग यून ने नाक में दम कर दिया और मात खाने से इनकार कर दिया। उसे मजबूर करने से आपका क्या मतलब है? इसे कहते हैं मौज मस्ती करना। अतीत में बाइडी ने कुछ नहीं कहा होगा। हालांकि मुख्य रिंग के प्रभाव में उसके सोचने का तरीका अनजाने में और अधिक हो गया था। अब उसे श्वांग यून बहुत अप्रिय लगा। वह चाहता था कि वह श्वांग यून को तुरंत इस दुनिया से गायब कर दे। हुआन हुआन उसका था, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। दूसरों को उसे साझा करने का क्या अधिकार था? लिन हुआन हुआन को लगा कि बाइडी की अभिव्यक्ति में कुछ गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत कहा, मुझे मजबूर नहीं किया गया था। मैंने यह स्वेच्छा से किया। नाराज मत होइए। बाइडी ने उसकी ओर देखा। क्या तुम सचमुच उसके बच्चों को जन्म देने को तैयार हो? मैं बहुत इच्छुक नहीं हूँ। लिन हुआन हुआन ने देखा कि श्वांग यू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत थी, इसलिए उसने जल्दी से जारी रखा, लेकिन अगर मैं वास्तव में गर्भवती हूँ तो मैं बच्चे को जन्म दूंगी। उद्धरण चिन्ह। वह वैसे भी बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह बस समय की बात थी। इसके अलावा वह बच्चों का गर्भपात कराने जैसा क्रूर काम नहीं कर सकती थी। यदि वह गर्भवती हो गई तो वह बच्चे को जन्म देगी। यदि वह नहीं थी तो ठीक है। श्वांग यू ने दृढ़ता से कहा, आप निश्चित रूप से गर्भवती होंगी। मुझे तुम पर विश्वास है। लिन हुआन हुआन अवाक था। आप इस बारे में कैसे आश्वस्त हो सकते हैं? वैसे भी मुझे विश्वास है कि तुम गर्भवती हो सकती हो। लिन हुआन हुआन को वास्तव में नहीं पता था कि श्वांग यू का आत्मविश्वास कहां से आया। बाइडी नहीं चाहती थी कि हुआन हुआन किसी और के बच्चे से गर्भवती हो, लेकिन उसने पहले ही अपना रुख कर लिया था। चाहे उसे कितना भी असहज महसूस हुआ हो, उसे इसे सहना पड़ा। लिन हुआन हुआन ने श्वांग यू की ओर देखा। क्या तुम आज शिकार के लिए बाहर नहीं जा रहे हो? श्वांग यू अब बहुत उत्साहित था। वह बिल्कुल भी शिकार नहीं करना चाहता था। वह केवल हुआन हुआन की रक्षा करना चाहता था और कहीं नहीं जाना चाहता था। मैं अगले 2 दिन आराम करूंगा। लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। श्वांग यू ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। यह क्या है? मैं कुछ सब्जियां उगाना चाहता हूँ। आप इस स्थान से अधिक परिचित हैं। मुझे ये देखने में मदद करें कि क्या यहाँ खेती के लिए उपयुक्त कोई जगह है। उसके बैग में अभी भी लगभग 400 बीज थे। उसे वसंत ऋतु में उन सभी को रोपना था। इन बीजों पर निर्भर था सब्जियों और फलों की फसलों का भविष्य। हालांकि श्वांग यून जाने के लिए अनिच्छुक था, फिर भी उसने उसके अनुरोध को पूरा किया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या करूं। तुम छोटी महिला को परेशान कर रही हो। लिन हुआन हुआन अवाक था। श्वांग यून अनिच्छा से पहाड़ से नीचे चला गया। घर में केवल लिन हुआन हुआन और बाइडी बचे थे। लिन हुआन हुआन ने बाइडी से बात करने का अवसर लिया। आज आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं। कुछ हुआ क्या? बाइडी ने उसे काफी देर तक अपने पास रखा। मुझे इसका अफसोस है, उन्होंने कहा। अगर मुझे पता होता कि आप श्वांग यून को पसंद करते हैं तो मैं पहले स्थान पर रहने के लिए सहमत नहीं होता। मुझे तुम्हें सर्दियों के लिए कहीं और ले जाना चाहिए था। इस तरह आप श्वांग यू के साथी नहीं बन पाते। तुम अकेले मेरे होते। लिन हुआन हुआन ने असमंजस में उसकी ओर देखा। लेकिन आप ही थे जिसने मुझे श्वांग यून से मिलाया, इसलिए मुझे इसका पछतावा है। मुझे इसका बहुत बहुत अफसोस है। ये देखकर कि वह मजाक नहीं कर रहा है, लिन हुआन हुआन ने तुरंत गंभीरता से कहा, अगर आपने हमारे दोस्त बनने से पहले ऐसी बातें कही होती तो मैं निश्चित रूप से आपकी बात सुनता और अन्य पुरुषों के साथ दोस्त नहीं बनता। लेकिन अब जब मैंने श्वांग यून के साथ एक साथी अनुबंध स्थापित कर लिया है तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बाइडी ने चुपचाप उसकी उंगली पर बंधी अंगूठी को देखा। वह जानता था कि उसकी प्रतिक्रिया हुआन हुआन के लिए चीजें मुश्किल बना रही थी। साथ ही वह जानता था कि वह थोड़ा असामान्य व्यवहार कर रहा था।
अतीत में उन्होंने हमेशा हुआनहुआन की भावनाओं का ख्याल रखने को प्राथमिकता दी थी, लेकिन अब वह हुआनहुआन को मारना चाहता था क्योंकि वह किसी और के साथ संबंध बना रही थी। और ये सारे बदलाव तब शुरू हुए थे जब उन्होंने मास्टर रिंग पहनी थी। ऐसा लग रहा था कि वह मुख्य रिंग से प्रभावित था। ये देखकर कि वह चुप था, लिन हुआनहुआ ने सोचा कि वह शांगयू के प्रति अपनी शत्रुता छोड़ने को तैयार नहीं है। उसने बेबसी से कहा, शांगयू का मामला तय हो गया है। मेरे लिए अपने शब्द से पीछे हटना असंभव है। हालांकि मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि मैं आपके और शांगयू के अलावा किसी भी नर जानवर को स्वीकार नहीं करूंगा। शांगयून को पहाड़ की तलहटी में जमीन का एक टुकड़ा मिला। मिट्टी नर्म और उपजाऊ थी। ये फसल बोने के लिए उत्तम था। लिन हुआनहुआन व्यक्तिगत रूप से जांच करने के लिए पहाड़ के नीचे गए और उन्हें जमीन के बगल में एक छोटी नदी मिली। पूछने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह छोटी नदी काली नदी की सहायक नदियों में से एक थी। ये जगह सचमुच अच्छी थी। लिन हुआनहुआन इस जगह से बहुत संतुष्ट थे। अगर शांगयून और बाई दी ने उसे नहीं रोका होता तो वह यहाँ एक लकड़ी की झोपड़ी बनाकर रहना चाहती थी। उन्हें पहले मिट्टी को ढीला करना पड़ा। मिट्टी को ढीला करने के लिए उन्हें कुदाल की जरूरत पड़ी। यहाँ कोई धातु नहीं थी, इसलिए लिन हुआनहुआन केवल कुछ पत्थरों को चमकाने में मदद के लिए किसी को बुला सका। उसने उन्हें मजबूत घास की रस्सियों के साथ लकड़ी की डंडियों से बांध दिया और कुदाल का एक सरल संस्करण बनाया। लिन हुआनहुआन ने इसे आजमाया और महसूस किया कि इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत भारी था। बमुश्किल उसे उठाने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। अंत में बाई दी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने कुदाल उठा ली। मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो। लिन हुआनहुआन बहुत खुश थी कि कोई खेत के काम में मदद करने को तैयार था। उसने इशारे से कहा, वहां से यहाँ तक कुदाल से जमीन ढीली करो। बाई दी ने 2 बार कुदाल से खोदने की कोशिश की, फिर पूछा, ऐसे? लिन हुआनहुआन ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, ये सही है। शांगयू ने इसे घूरकर देखा और सोचा कि यह काम काफी सरल लग रहा है, इसलिए उसने चुपचाप एक कुदाल को भी छुआ और मिट्टी को ढीला करना शुरू कर दिया। बाद में उसने कुदाल तोड़ दी क्योंकि उसने बहुत अधिक ताकत लगाई थी। उसने बस कुदाल को एक तरफ फेंक दिया और खोदने के लिए दोनों पंजों का इस्तेमाल किया। उसके तेज भेड़िया पंजे लोहे को मिट्टी की तरह काटने के लिए पर्याप्त थे। थोड़ी सी मिट्टी उसके लिए कुछ भी नहीं थी। उसने टोफू काटने की तरह अपना रास्ता खोदा। जब लिन हुआनहुआन ने उसकी ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि शांगयू ने पहले ही जमीन का एक बड़ा क्षेत्र ढीला कर दिया था। ये गति अत्यंत भयावह थी। लिन हुआनहुआन ने ईमानदारी से प्रशंसा की, आप अद्भुत हैं। शांगयून, जिसकी प्रशंसा की गई थी, ने ऊपर देखा और गर्व से मुस्कुराया। यह मेरे लिए केक का एक टुकड़ा है। ये बहुत सरल है। लिन हुआनहुआन ने उसकी ओर देखा और उसे ऐसा लगा मानो वह एक बड़े कुत्ते को देख रही हो जो जमीन पर बैठा हो, अपनी पूंछ हिला रहा हो और उसे सहलाने के लिए विनती कर रहा हो। वह पंजों के बल खड़े होने और उसके सिर को छूने के लिए हाथ बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। शुभकामनाएं। पौधारोपण पूरा करने के बाद मैं आपके लिए मीट बंस बनाऊंगा। शांगयून को छुआ जाना सहज महसूस हुआ। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह नहीं जानता था कि मीट बन क्या होता है, लेकिन जब तक कि हुआनहुआन द्वारा बनाई गई चीज थी, ये निश्चित रूप से कुछ अच्छा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे और भेड़िए के पिल्लों के लिए मांस बंस छोड़ दूंगा। मुझे उन्हें खाना नहीं है। लिन हुआनहुआन मुस्कुराया, अंदर से गर्मी महसूस कर रहा था। बाई दी ने ये देखा और उसके अंदर स्वामित्व की इच्छा फिर से हिलने लगी। उसने तुरंत दूसरी ओर देखा और अपना सिर जमीन की ओर झुका लिया। जब से उन्हें पता चला कि मास्टर रिंग उनकी भावनाओं को प्रभावित कर सकती है, बाई डी ने जानबूझकर अपने आत्मनियंत्रण को प्रशिक्षित किया ताकि दोबारा प्रभावित न होने की कोशिश की जा सके। वह हुआनहुआन से प्यार करता था, लेकिन वह उस प्यार को उस पर बोझ नहीं बना सकता था। बाई डी और शांगयून विशेष रूप से तेज थे। केवल आधे दिन में उन्होंने 2 एकड़ जमीन जोत दी। लिन हुआनहुआन ने धीरे धीरे बीज बिखेरे और उन्हें मिट्टी की नर्म परत से ढक दिया। ये सभी वनस्पति पौधे थे, इसलिए ये अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ सकते थे। इसके अलावा उसने सब्जी के खेत के बगल में जमीन का एक टुकड़ा भी जोत लिया था। उसने मिट्टी पर बीज बिखेरे और उन्हें पानी दिया। ऐसा करने के बाद सूरज डूबने वाला था। शांगयून एक भेड़िए में बदल गया और लिन हुआनहुआन को घर ले गया। बाई दी एक कुदाल और एक लकड़ी की बाल्टी लेकर उनके पीछे चली गई। जब उसने हुआनहुआन की आकृति को डूबते सूरज में धीरे धीरे हिलते हुए देखा तो उसकी निगाहें नर्म हो गईं। अगले दिनों में बाई डी और शांगयून बारी बारी से शिकार के लिए निकले। जो व्यक्ति घर पर रहता था वह सब्जी के खेतों में पानी देने के लिए हुआनहुआन के साथ पहाड़ से नीचे जाता था। पानी लाते समय लिन हुआनहुआन को गलती से नदी में मछलियां और झींगे मिले। उसने उत्साह से कहा, चलो आज रात मछली खाएंगे। आज जो व्यक्ति उसके साथ घर पर रुका था उसका नाम बाई दी था। उन्हें मछली और झींगा खाना पसंद था। पहले जब वह अकेला रहता था तो मछली पकड़ने के लिए पानी में चला जाता था, इसलिए उसकी मछली पकड़ने की कुशलता खराब नहीं थी। नदी गहरी नहीं थी और बाई दी अपने लंबे पैरों से उसमें कूद पड़ी। लिन हुआनहुआन किनारे पर बैठ गया और बिना पलक झपकाए उसकी हरकतों को देखता रहा। बाई दी बहुत ध्यान केंद्रित कर रही थी और पानी में मछलियों और झींगों को देख रही थी। उसकी नीली पुतलियां सिकुड़कर एक सीधी रेखा में हो जाती। उनकी चालें तेज और सटीक थीं। कुछ ही पल में उसने मछली और झींगा से भरी बाल्टी पकड़ ली। लिन हुआनहुआन खुशी से झूम उठी। हम आज रात पूरी मछली का भोज कर सकते हैं। बाई दी ने एक हाथ से बैरल उठाया और दूसरे हाथ से उसे उठाया। वह तेजी से घर चला गया। लिन हुआनहुआन का पाक कौशल अच्छा नहीं था, लेकिन वह खाने में विशेष रूप से अच्छी थी। बाई डी खाना पकाने के प्रभारी थे, जबकि लिन हुआनहुआन किनारे पर खड़े होने और तकनीकी मार्गदर्शन देने के प्रभारी थे। वे दोनों पूरी दोपहर तक अटखेलियां करते रहे। सामग्री की कमी के कारण वे पूरी मछली भोज बनाने में असमर्थ थे, लेकिन वे उबली हुई मछली का एक बड़ा बर्तन पकाने में कामयाब रहे। वहां कच्ची मछली के टुकड़े और मसालेदार सब्जियां भी थीं। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि उसके मुंह में पानी आ गया। अधिकांश जानवरों को मछली पसंद नहीं थी। उन्हें यह विशेष रूप से गड़बड़ लगा और उन्हें यह पसंद नहीं आया कि उनके पास बहुत सारी हड्डियां हैं। लेकिन एक बड़ी बिल्ली के रूप में बाई दी को गंध पसंद आई। जहां तक मछली की हड्डियों की बात है, उसने उन्हें बस चबाया और निगल लिया। पहले वह मछली कच्ची खाते थे। वह तराजू भी नहीं हटाता था। आज वह पहली बार पकी हुई मछली खा रहा था। स्वादिष्ट सुगंध ने उसे लगभग नियंत्रण खोने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही शांगयून लौटा, उन तीनों ने जल्दी से खाना खाया। जैसे ही उसने एक टुकड़ा खाया, बाई डी की पुतलियां सिकुड़कर खड़ी रेखाओं में आ गईं। वह अब और भी बिल्ली जैसा दिखने लगा।
ये बहुत ताज़ा और कोमल था। स्वाद अद्भुत था। श्वांग यून, जिन्हें मछली पसंद नहीं थी, ने भी मछली के इस बर्तन की प्रशंसा की। लिन हुआ हुआ ने स्वाभाविक रूप से बहुत खुशी से खाना खाया। उन्होंने सारी मछलियां खा ली, कुछ भी नहीं छोड़ा। अगले दिन बाइडी मछली की एक बड़ी बाटी पकड़ने गई और घर चली गई। उन्हें मछली खाने की लत थी और उन्होंने जीवन भर हर दिन मछली खाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने मछली के कई व्यंजन विकसित किए। लिन हुआ हुआन और शांग यून ने भी बहुत सारा स्वादिष्ट मछली का मांस खाया। वे उसे और अधिक मेहनत करने और अधिक स्वादिष्ट व्यंजनों पर शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। इस अवधि के दौरान लिन हुआ हुआन की सब्जियां अंकुरित हो गईं। वह नहीं जानती थी कि यह उसकी कल्पना थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसने जो सब्जियां लगाईं, वे विशेष रूप से तेजी से बढ़ीं। केवल 10 दिनों में सब्जी का खेत पहले से ही ताजी और हरी भरी सब्जियों से भर गया था। यहाँ तक कि बगल के खेत में लगे पौधे भी पहले से ही इंसानों से लंबे थे। शाखाएं कोमल पत्तों से भर गईं। जो लोग बेहतर नहीं जानते थे वे सोचते होंगे कि उसने इन सब्जियों और पेड़ों में हार्मोन का इंजेक्शन लगाया था। लिन हुआ हुआन थोड़ा चिंतित था कि सब्जियों में कुछ गड़बड़ है क्योंकि वे बहुत तेजी से बढ़ती हैं। उसने सावधानी से एक सब्जी चुनी और उसका अध्ययन करने के लिए उसे वापस लाने की योजना बनाई। इस प्रकार की सब्जी में बहुत बड़ी गोभी उगती थी। चर्मपत्र सचित्र पुस्तक में उन्हें गोभी के अंकुर कहा जाता था। ये गोभी का अंकुर इतना बड़ा था कि लिन हुआ हुआन इसे अकेले नहीं ले जा सका। अंत में बाइडी ने उसे इसे घर ले जाने में मदद की। रात में बाइडी ने मछली का एक और बर्तन पकाया। लिन हुआ हुआन ने गोभी के अंकुरों से कुछ पत्तियां तोड़ी और उन्हें एक साथ पकाने के लिए बर्तन में फेंक दिया। जहर से बचने के लिए लिन हुआ हुआन ने पहले पत्तियों का एक टुकड़ा खाया। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, उसने बाइडी और शांग यू को खाना खाने दिया। गोभी के अंकुर के साथ मछली का सूप और भी स्वादिष्ट बन गया। इसलिए अगले दिन लिन हुआ हुआन ने अपना हाथ हिलाया और शांग यून को सभी सब्जियां काटने और उन्हें घर लाने के लिए कहा। सब्जियां विशेष रूप से बड़ी थीं। सौभाग्य से शांग यून उन सभी को पहाड़ तक ले जाने के लिए काफी मजबूत था। जनजाति में यह कोई रहस्य नहीं था कि लिन हुआ ने सब्जियां लगाई थीं। सभी जानते थे कि उसके पास पहाड़ की तलहटी में एक जमीन है। वह हर दिन पानी देने और फसलों की देखभाल करने के लिए पहाड़ से नीचे जाती थी। अब जब उन्होंने उसे और शांग यून को इतनी सारी सब्जियां लेकर वापस आते देखा, तो वे सभी उत्सुकता से देखने लगे। मू जियांग और लिन हुआ हुआन के बीच सबसे अच्छे संबंध थे। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपने जो सब्जियां लगाई हैं वे वास्तव में खाने योग्य हैं? लिन हुआ हुआन ने कहा, बेशक वे खाने योग्य हैं। अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए उसने यूं ही सब्जी का एक पत्ता तोड़ दिया। इसे खेत की सरसों कहा जाता था। वह लंबा और ऊंचा था और उसकी पत्तियां पन्ना हरे रंग की थीं। ये सलाद के बड़े संस्करण जैसा दिखता था, लेकिन इसका स्वाद मीठा था। उसने मू जियांग को सब्जी का पत्ता सौंप दिया। इसे अजमाएं, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मू जियांग ने हमेशा उसकी कही बातों पर भरोसा किया था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पत्ता अपने मुंह में भर लिया। मिठास सचमुच ताजा थी। स्वाद मीठे फलों से कम नहीं था। स्वादिष्ट। लिन हुआ ने लापरवाही से उसे खेत की सरसों का एक गुच्छा दिया। इसे वापस ले लो और खाओ। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो मुझे खोजें। म्यू जियांग उनके साथ समारोह में खड़े नहीं हुए। वह खेत की सरसों ले गई और खुशी खुशी भेड़िए के बच्चों को वापस ले गई। लिन हुआ ने सभी के साथ समान व्यवहार किया। उसने सरसों के 6 गुच्छे निकाले और उन्हें अन्य 6 मादाओं को आजमाने के लिए दिया। महिलाओं ने उनकी उदारता के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आज रात के खाने में कुछ और सब्जियां थीं। बाई डी और शांग यून ने 2-2 बार खाया और उन्हें ये पसंद नहीं आया। इन सब्जियों की तुलना में उन्हें अभी भी चिकना और सुगंधित मांस पसंद है। इसलिए सारी सब्जियां हुआन के पेट में चली गईं और उसे लगभग मौत के घाट उतार दिया। वहां बहुत सारी सब्जियां थीं, लेकिन लिन हुआन उन्हें अकेले खत्म नहीं कर सका। अगर वह उन्हें रखेगी तो वे आसानी से खराब हो जाएंगे। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर उसका आधा हिस्सा अचार वाली सब्जियां बनाने के लिए बांट दिया। उसने प्रत्येक स्वाद का थोड़ा थोड़ा बनाया, उन्हें पत्थर के जार में बंद कर दिया और तहखाने में रख दिया। जहां तक बाकी आधी सब्जियों की बात है, उसने उन्हें अपनी जगह पर रख दिया। उस स्थान में समय बहुत धीरे धीरे बहता था, सामान्य गति का लगभग 1000वां भाग। इसलिए इन सब्जियों को सड़ने की चिंता किए बिना लंबे समय तक उस जगह पर रखा जा सकता है। खेत की सरसों वितरित होने के बाद उन्हें सर्वसम्मति से महिलाओं द्वारा पसंद किया गया। यहाँ तक कि युवा भेड़ियों ने भी, जिन्होंने अभी अभी दूध छुड़ाया था, व्यक्त किया कि वे उन्हें पसंद करते हैं। अपनी मादाओं और बच्चों को बेहतर खाने देने के लिए रॉक वुल्फ जनजाति के नर जानवर खेती में शामिल हो गए। उन्होंने लिन हुआन के सब्जी क्षेत्र के पास अपना क्षेत्र विभाजित किया। जंगल में बीज खोजने के बाद उन्होंने जमीन खोदना और सब्जियां उगाना सीखा। लिन हुआन को एहसास हुआ कि उसके खेत में सब्जियां वास्तव में दूसरों द्वारा उगाई गई सब्जियों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अन्य लोगों की सब्जियां अभी अभी अंकुरित हुई थी, लेकिन उसकी सब्जियां पहले से ही कटाई के लिए तैयार थी। इसके अलावा उसने जो सब्जियां उगाई वे विशेष रूप से बहुत बड़ी थी। पहले तो उसने सोचा कि यह बीज या मिट्टी के कारण है, लेकिन दूसरों के पास भी उसके जैसी ही मिट्टी और बीज थे। हालांकि जो सब्जियां दूसरों ने लगाई वे बहुत सामान्य थीं। वे बहुत बड़ी सब्जियां उगाने में बिल्कुल भी सफल नहीं हुए। लिन हुआन आश्चर्यचकित था। जब तक सिस्टम 438 ने उसे इसका कारण नहीं बताया तब तक उसे इसका कारण समझ नहीं आया। आपके शरीर में दिव्य वृक्ष का बीज प्रकृति के साथ आपकी आत्मीयता को बढ़ाता है। साधारण पौधे अवचेतन रूप से आपको खुश करना चाहेंगे और जिस तरह से वे ऐसा करते हैं वह है जोरदार तरीके से बढ़ना। यही कारण था कि उसके खेत में सब्जियां और पेड़ बेतहाशा बढ़ गए। जब लिन हुआन को इसका कारण समझ में आया तो अंततः उसे राहत महसूस हुई और उसने अपना कृषि करियर विकसित करना जारी रखा। आज घर पर रहने और हुआन के साथ रहने की शांग यू की बारी थी। हमेशा की तरह दंपति रात के खाने के लिए पानी लेने और कुछ मछलियां पकड़ने के लिए नदी पर गए। शांग यून का मछली पकड़ने का कौशल स्पष्ट रूप से बाई डी जितना अच्छा नहीं था, खासकर जब से मछलियां आज विशेष रूप से फुर्तीली थी। वह काफी देर तक पानी में संघर्ष करता रहा लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ सका। वह गुस्से में था, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आज मछली नहीं पकड़ पाऊंगा। लिन हुआन किनारे पर बैठ गया और अपनी हंसी नहीं रोक सका। शांग यून निश्चित रूप से अपनी छोटी महिला को उसे कम नहीं आंकने दे सकता था। उसने अपनी जानवरों की खाल की पोशाक उतारकर किनारे पर फेंक दी। फिर उसने पानी में गोता लगाया और हमला करने का मौका ढूंढने की तैयारी की। किसी कारण से आज मछलियां विशेष रूप से पेचीदा थीं। हर बार जब शांग यून उन्हें पकड़ने वाला होता तो वे खिसक जाते।
थोड़ी दूरी तक तैरने के बाद वे रुकते और उस पर अपनी मछली की पूंछ हिलाते। ये मछलियां जानबूझकर उसे उकसा रही थीं। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए श्वांग यू ने चालाक मछली का पीछा किया। लिन हुआन हुआन किनारे पर बैठ गया और श्वांग यू का धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। एक झटका था, एक मछली नदी से बाहर निकली और उसके पैरों पर आ गिरी। लिन हुआन हुआन को सुखद आश्चर्य हुआ। दरअसल एक मछली ने उसके दरवाजे पर आने की पहल की थी। उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। उसने खुशी खुशी मछली उठाई और बैरल में फेंक दी। एक और मछली पानी से बाहर निकली और उससे 2 कदम दूर जा गिरी। लिन हुआन हुआन मछली लेने के लिए तेजी से आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में एक तीसरी मछली किनारे पर कूद पड़ी। लिन हुआन हुआन को लगा कि आज का दिन सचमुच बहुत जादुई था। ये सभी मछलियां अपनी जान की परवाह किए बिना किनारे की ओर छलांग लगा रही थीं। इससे उसे बहुत फायदा हो रहा था। जब भी कोई मछली दिखाई देती, वह उसे लेने के लिए दौड़ती और बाल्टी में डाल देती। अनजाने में वह नदी के किनारे बहुत दूर तक चल पड़ी थी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। उसके किनारे की नदी के अलावा, जो ज्यादा नहीं बदली थी, आसपास का दृश्य बहुत अपरिचित हो गया था। मैं कहाँ हूँ? लिन हुआन हुआन थोड़ा स्तब्ध था और घबराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इसी समय एक और मछली किनारे पर कूद पड़ी और कुछ ही दूरी पर घास पर जा गिरी। हालांकि हुआन हुआन ने इसे दोबारा उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने भारी बैरल खींच लिया और नदी के किनारे वापस चलने की तैयारी करने लगी। श्वांग यून और बाई डी के चिंतित होने से पहले उसे घर जाना था, लेकिन उसी क्षण उसे पानी के छींटे पड़ते सुनाई दिए। लिन हुआन हुआन अपनी राह पर रुकने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने नजर उठाकर देखा तो एक आदमी नदी से बाहर खड़ा था। वह भूरे सफेद रंग का वस्त्र पहने हुए था। नदी केवल उसकी कमर तक पहुंची थी। उसके शरीर का निचला हिस्सा पानी में छिपा हुआ था। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे। उसकी आंखें पतली और गहरी थीं। उसके पीले चेहरे पर कोई रंग नहीं था। उसके पतले होंठ ब्लेड की तरह तेज थे। उसकी आंखें लिन हुआन हुआन पर टिक गईं। उनकी आवाज मांसाहारियों के लिए अद्वितीय थी और समृद्ध भावनाओं से मिश्रित थी। आक्रोश और दर्द आपस में जुड़े हुए थे और टूटी हुई प्रत्याशा उसकी आंखों में एक फीकी ठंडी रोशनी के साथ टिमटिमा रही थी। उसकी नजर एक उदास बादल की तरह गहरी थी जो लिन हुआन हुआन पर दबाव डाल रही थी, जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। वह सहज रूप से दोषी महसूस करती थी। सांग यी ने अपने पतले होंठ हिलाए और स्पष्ट और धीमी आवाज निकाली, अंत में मुझे आप मिले।